पिस्टन कब तक मूव करेगा जब तक आपका फिर से पहले वाला प्रेशर ना हो जाए, फिर से P इंटू ए की वैल्यू mg के बराबर ना हो जाए। AM RMS सबसे ज्यादा, फिर एवरेज, फिर और सबसे कम साउंड हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करती है। कुछ बच्चों गैस इक्वेशन क्वेश्चन आपने किए, P इक्वल टू NRTBS थे, अलग अलग फॉर्म में थे। कल आपने देखा गैस लॉज थे। गैस लॉज में बच्चों आपने महत्वपूर्ण बात ये सीखा, गैस का आपके लोगों को बेसिक से नाम पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे सर y डिवाइड बाई x, उसको आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? आज भी महत्वपूर्ण पोर्शन है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखो एक बार, थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा। बच्चों अलग अलग गैस आपके पास हो सकती है बेटा, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, कई बार लीनियर स्ट्रक्चर है जैसे CO2 का है, या बच्चों ओजोन है, अमोनिया जो लीनियर नहीं है। अलग अलग टाइप की गैस की एक बार बात करते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, पहले ही समझा रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी चीज है बच्चों, यदि मैं लिटरली समझाऊं तो ऐसा जैसे मैंने गेट है, गेट को आप ऐसे पकड़ के ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं। सिर्फ एक एक्सिस मान लो जेड है तो जेड एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर सकते हो, अभी हाफ। इसको बच्चा खींच कर आप एक्स में लेके आ सकते हो क्या, मान लो ये वाला एक्स है, आपकी तरफ वाई है और ऊपर की डायरेक्शन में जेड है, आप खींच के इसको एक्स में लीनियर मोशन करा सकते हो? नहीं। क्या वाई में आगे जा सकता? नहीं। क्या जेड में जाएगा? नहीं जाएगा। फिजिकल मतलब ये होता है बच्चों, कितनी डायरेक्शन में मोशन संभव हो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है फिजिकली। गैस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गैस पार्टिकल हम जानते हैं हमेशा मूविंग है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको रुकता ही नहीं है। तो उसने एक लाइन और जोड़ दी, ऐसी डायरेक्शन है जहां एनर्जी स्टोर हो, और एक लाइन और जोड़ दी, मोशन तो होगा ही होगा जहां पे गैस एनर्जी स्टोर कर पाए। इस बात में क्या डिफरेंस आ गया सर? बेटे दो टाइप की एनर्जी आपने पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। एक बात आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी दो टाइप से हो सकती है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल हमेशा मोशन में तो बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा हाफ एम स्क्वायर है वो हमेशा रहेगी। बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि मोशन तो कभी रुकता नहीं है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी नहीं रुकेगा। आपको जब भी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाऊंगा ना बच्चों, आपको आई पे ध्यान देना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कह रहा हूं देखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जानते हो बच्चों, ऐसा कुछ है, यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां मास यदि m है, r दूरी पे है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। अब जानते हो ये वाली कहानी ना। यदि बच्चों ये एटम आपका ऑन द एक्सिस होता, यहां होता, तो r की वैल्यू 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 हो जाता। इसका बच्चों में उपयोग करूंगा बेटा, थोड़े सा आपको ध्यान से देखना है। अब मैं जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाऊंगा ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा बच्चों, ट्रांसलेशन में हमेशा एनर्जी स्टोर होती है। क्यों? कि गैस का मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं होता, टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं होता, तो ट्रांसलेशन में हमेशा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मान लूंगा। सर एक्स में भी मोशन है, वाई में भी और जेड में भी मोशन है, उसको मानेंगे, ऐसा है ना। हमें ध्यान देना बेटा रोटेशन पे। रोटेशन में जब आप ध्यान दोगे ना बच्चों, आपको बहुत अच्छे से देखना आई के लिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखना बेटा, यदि आपका यदि एटम एक्सिस के ऊपर आ गया ना, तो वहां आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई 0 होने का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। दो ही काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा मैं, ट्रांसलेशन वो हमेशा है, रोटेशन देखना पड़ेगा सर आई 0 है कि नॉन 0 है। सही है क्या? कुछ मैं आपको समझाता हूं, यहाँ देखो एक बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ आपको समझा रहा हूं बच्चों मैं, अलग अलग गैस के लिए। बच्चों यहां मैंने लिखा बेटा एक बार, पहली टाइप की गैस आपकी मोनो एटॉमिक गैस। पहले टाइप की गैस बच्चों यहां लिखा मैंने मोनो एटॉमिक गैस, थोड़ी देर में याद करा दूंगा, अभी समझा रहा हूं। फिर मैंने लिखा बच्चों यहां डाई एटॉमिक, अभी आपको लिखना है बच्चों, 2-1 लाइन लिखाऊंगा बेटा। फिर मैंने लिखा बच्चों यहां पॉली एटॉमिक, बच्चों में ट्राई एटॉमिक ना बोल के बेटे पॉली एटॉमिक बोल रहा हूं। पॉली एटॉमिक में दो संभावनाएं हैं बच्चों, या तो लीनियर स्ट्रक्चर है जैसे CO2 का होता है, या तो बच्चों नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझाता हूं। पहले देखो कैसा, मोनो एटॉमिक ऐसी गैस है बच्चों जैसे हीलियम है, नियोन है, ये आप जानते होंगे। यदि आपका X है, ये आपका आपकी तरफ Y और ऊपर Z, बच्चों मान लो आपका गैस का एक मॉलिक्यूल, एक एटम होने, एटम मतलब बच्चों ऐसा आपका एटम है, X Y और Z में मोशन करेगा। हाँ सर, गैस मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 केल्विन है। तो बच्चों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कभी चिंता नहीं करनी, 3 रहेगा। अब देखते हैं बेटा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर क्या ये गैस का एटम रोटेट होता है? बिल्कुल रोटेट होता है। मुझे सिर्फ ये देखना है, क्या ये गैस का एटम बच्चों उसी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है? जैसे ये आपका एक्स एक्सिस,
ये आपका वाई और जेड। एक एटम ओरिजिन पे मान के मैं काम करूँ सारा बेटा, ओरिजिन पे ऐसे रोटेट हो रहा है तो ऑन द एक्सिस है बच्चों। वाई पे देखूंगा तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे वहीं घूम रहा है, जेड पे वहीं। बच्चे ओरिजिन के ऊपर ही है, तीनों एक्सिस के लिए ऑन द एक्सिस है। क्योंकि आई की वैल्यू 0 है इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0। तो नीचे लिख भी रहा हूं, रोटेशनल इसलिए 0 बच्चों। आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों की वैल्यू 0, इसलिए बच्चों रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी? 0। थोड़ा सा और देखो, यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा बच्चों। एक डाई एटोमिक है बेटा, डाई एटोमिक गैस आप लेते हैं। अब डाई एटोमिक गैस मैंने लिया बच्चों, सिंपल इस टाइप की कोई चीज है, सिर्फ डम्बल होता है ना, ये H2 है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इस टाइप की गैस डम्बल जैसी सेम है बच्चों। जैसे मार्कर बेटा एक एटम यहाँ लगा हुआ है, इसका एक एटम यहाँ लगा हुआ है, ऐसा बीच में सिंपल सा बॉन्ड है। सर आपको ट्रांसलेशन में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है बच्चों। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हमेशा 3 लेनी है, वो हमेशा मोशन रहेगा। मैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझाता हूँ बच्चों, इसको आपको ढंग से देखना बस, फिर आपकी सारी डाउट क्लियर। देखो कैसा, एक एटम ये, एक एटम ये, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा बच्चों, ये ऐसे। सर ये वाला एटम भी कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। ये वाला भी कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। दोनों एटम ऑन द एक्सिस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दोबारा सोचो, ये वाई एक्सिस आपकी तरफ, ये देखो बेटा ऐसे रोटेट होगा, अरे वाई के अबाउट ऐसे रोटेट होगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। जैसे ये है, ऐसे रोटेट किया। ये वाला आइटम कहाँ बच्चों? ऑन द एक्सिस। लेकिन देखो बेटा ये वाला कहाँ है? सर एक्सिस से बाहर है, कुछ दूरी है एक्सिस से, हाँ। आई की वैल्यू नॉन जीरो, इट विल स्टोर सम एनर्जी। जेड के अबाउट कैसे रोटेशन होगा बच्चों? ऐसे। तो एक एटम फिर आपका कहाँ है? एक्सिस पे, लेकिन ये वाला बाहर। सही है क्या बच्चों? जब आप डाई एटॉमिक की बात करोगे ना बेटा, स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, तो लीनियर स्ट्रक्चर है, किसी न किसी एक एक्सिस पे तो लीनियर दोनों एटम आ जाएंगे लाइन पे, वहां तो आपकी एनर्जी होगी 0। इसके अलावा बच्चों चाहे वाई है बेटा, चाहे बच्चों आपका जेड है, दोनों में ही एक एटम हमेशा बाहर रहेगा, इसलिए एनर्जी स्टोर होगी। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों यहाँ 2 है बच्चों। मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ आई एक्स इक्वल टू 0 है, आई वाई और आई जेड की वैल्यू बच्चों आपकी नॉन जीरो है। अब रिजिड मत होना एक्स और वाई का, किसी भी एक एक्सिस के साथ एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बाकी 2 में हो जाएगी। सही है क्या? तो बच्चों यहाँ टोटल यदि बोला जाए तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा? 5। थोड़ी देर में आपको मैं एक लाइन लिखवाऊंगा कि बच्चों जब ऐसे लिखा हो ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर ऐसे मेंशन किया है, तो बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है, उसकी वैल्यू आपको हमेशा 2 लेनी है। तो टोटल क्या हो जाएगी? 7। दोबारा सुना, अब और ज्यादा क्लियर होगा आपको। यहां से बच्चों CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा। सही है क्या? लीनियर स्ट्रक्चर है। अब क्या हो गया? एक एटम यहां शुरुआत में, एक एटम बीच में और एक एटम लास्ट में, ऐसा ही है। सर ये ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। रोटेशन का सोचते हैं एक्चुअली हम, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। सर नाम है लीनियर स्ट्रक्चर। किसी एक एक्सिस पर तीनों एटम लाइन पे आ जाएंगे और वहां एनर्जी स्टोर नहीं होगी। सही है क्या? जैसे बेटा 1, 2 और 3 एक्स एक्सिस पे तीनों हैं, एनर्जी स्टोर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर आई की वैल्यू 0 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। इसके अलावा बच्चा चाहे वाई के अबाउट देखो, ये एटम तो चलो एक्सिस पे, लेकिन यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बाहर हैं, तो एनर्जी स्टोर होगा। जेड के अबाउट भी बच्चों ऐसे घूमेगा तो ये आपका एक्सिस पे, लेकिन ये वाला और ये वाला बाहर। तो इसलिए बच्चों यहाँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी बेटा? तो टोटल क्या हो गई? टोटल हो गई बच्चों आपकी 5। चलो इस चीज को मैं सीधा लिखता हूं बच्चों, सेम एज डाई एटोमिक, सेम एज डाई एटोमिक। अच्छा अब आप समझ गए कि बच्चों जैसे अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, 3 डायमेंशनल शेप है। क्या कभी भी ये सारे एटम एक लाइन पे आ सकते हैं? अरे नाम है नॉन लीनियर, कभी भी लीनियर नहीं होंगे। तो हमेशा ये एटम कोई एक, चाहे एक्सिस पे आ भी जाए, चाहे 2 एक्सिस पे आ जाए, कोई ना कोई एटम तो लाइन से बाहर आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा? 3। रोटेशनल भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। टोटल कितनी बेटा आपकी यहाँ? 6। और यदि स्टार लगा के बोले एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सर वाइब्रेशन 2 है और टोटल कितनी हो जाएगी? 6। ये बात आपको पकड़ में आई है? सॉरी 8। अब अच्छे से बात सुनो बेटा, सीधा याद करवाता हूँ इसको, सीधा आपको सरलता से याद कराता हूँ और एक तो डाउट आपके दूर करता हूँ। सर ये वाइब्रेशनल क्या लिख रहे हो आप? ये 2 ही होगी क्या? एक डाउट ये, और दूसरा डाउट और दूर करता हूँ आपका, सर ये याद कैसे किया जाए? याद करना बिल्कुल सरल है बेटा। कोई भी गैस है
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3, वहां कोई डाउट हमें नहीं आएगा। जहां भी बड़ा लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर एक लाइन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सर कभी न कभी ये सारे आइटम एक लाइन पे आ जाएंगे, वहां एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बाकी 2 में हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन कितनी 3, रोटेशन कितनी बेटा 2। जब कोई गैस है जो आपकी नॉन लीनियर गैस है, वह तीनों रोटेशन भी होंगे, तीनों ट्रांसलेशन भी होंगे। सही है क्या? बच्चा बोला सर यहां आपने क्यों नहीं लिखा वाइब्रेशन, यहां वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों नहीं लिखा? मैंने यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, इसने क्या गलती कर दिया? बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक बॉन्ड होना जरूरी है, एक बॉन्ड होना जरूरी है। बच्चों बॉन्ड का मतलब समझते हो, या तो आपकी डाई एटो आपकी कम से कम होना चाहिए, चलो ऐसे लिख देते हैं। कैसे? या तो आपकी डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक हो। अब ये वाइब्रेशन है क्या चीज, जो समझा रहा हूं बेटा। कोई भी जो वेरी हाई टेम्परेचर पे होती है ना गैस, मान लो हाइड्रोजन, एक H और एक H, जो बॉन्ड है ना इनके बीच का बॉन्ड, मान लो एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों जैसे हाई टेम्परेचर आएगा ना, बॉन्ड विल बिहेव लाइक स्प्रिंग, बॉन्ड जो स्प्रिंग जैसा हो जाता है। ये ऐसे सब एटम वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो बॉन्ड स्प्रिंग जैसा हो जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा, स्प्रिंग कैन स्टोर एनर्जी, जानते हैं क्या? इसलिए मैं लिखा, तो जब हाई टेम्परेचर है तो बॉन्ड स्प्रिंग जैसा बन गया, वहां भी एनर्जी स्टोर हो सकती है। इसलिए मैंने क्या बोला बेटा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। मेन डाउट और आ गया, सर ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही लेनी है क्या? बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, 10, 6 कुछ भी हो जाता है, हमें नीट में बोला गया आपको 2 ही होती है। सही है क्या? फॉर्मूला अलग अलग है, 3n-5, 3n-6, उससे खतरनाक नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। जब तक एम्स और जिक मरता मैं लिखवाया हुआ पुराने बच्चों को, लेकिन नीट में और एनसीईआरटी में बोला हुआ है कुछ भी हो, जब आपको बोल दिया हाई टेम्परेचर या आपको बोल दिया वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, वहां आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ देनी है। अभी क्लैरिफाई कर दूंगा। ट्रांसलेशन के बारे में कमी नहीं सोचना, 3 है। मोनोएटॉमिक में वाइब्रेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड ही नहीं है। डाई में और लीनियर में रोटेशन 2 होती है और नॉन लीनियर में 3। हमेशा याद करना बेटा, ये थर्मो में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज होगा आगे। अब ये थर्मो से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। इज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गैस कैन स्टोर एनर्जी in which a gas can store energy। एक लाइन और लिखो, गैस will store energy only in काइनेटिक फॉर्म। सही है क्या बेटा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, आइडियल गैस हम पढ़ते हैं। गैस विल स्टोर एनर्जी ओनली इन काइनेटिक फॉर्म। नीचे स्टार लगा के लिखो, ऐसे लिखना है अलग से, यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, ऐसे लिखना आपको नीचे 4 PMT नीट लिख लो, 4 नीट स्टार लगा के। ऑलवेज कंसीडर, ऐसे 4 नीट ऑलवेज कंसीडर VDOF, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑलवेज कंसीडर VDOF equal to 2 when high temperature is mentioned। Always consider vibrational degree of freedom is 2 when high temperature is mentioned। लिखो इसको, अभी आपको याद हो जाएगा, साथ साथ आप बना लो। अब KTG का वो पोर्शन आएगा बेटा जो थर्मो से भी रिलेटेड है बाद में, और KTG सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं और सबसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ पा रहे बच्चों? चलो थोड़ा सा और आइडिया में से लिखते लिखते सुन लो। यदि कोई मुझे ऐसे बोलता है, अभी फार्मूला में नहीं जानता, मान लो थोड़ी देर में फार्मूला भी आ जाएगा, वो टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। यदि मुझे कोई बोलता है ना बेटा कि ऑक्सीजन गैस है और उसके पास एनर्जी 100 जूल है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? सर ऑक्सीजन मतलब डाई एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हुआ बेटा जो 100 जूल है ना, 5 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जो 100 जूल आपकी एनर्जी पूरी है ना, 100 जूल, वो 5 बराबर हिस्सों में है। 3 ट्रांसलेशन में 20, 20 और 20, और 2 रोटेशन में 20 और 20। उसको लो की फॉर्म में लिखवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में एक टेबल में बनवा दूंगा जहां पे गैस है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, CPCV भी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में, CPCV आपको पढ़ा के। बच्चा अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्यों पढ़ रहा हूं, इसका प्रैक्टिकल महत्व आप समझ पाओगे। अभी थोड़ी देर में, विद इन 5 मिनट में फॉर्मूला बना दूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी। मतलब सिर्फ तापमान मुझे कोई बताएगा ना गैस का, और मास कोई बताएगा, तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो मेरे पास बच्चों इस रूम में एयर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, मान लो अपने पास ऑक्सीजन है
और 100 जूल है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताना चाहती है वो ना आपको मैंने कल समझा था बच्चों। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मोशन नहीं देख सकते हो, संभव ही नहीं है। तापमान से और मास से मैंने निकाल दिया ऑक्सीजन की एनर्जी है 100 जूल। तो मुझे कोई पूछता है यार जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके एक्स डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन उससे कितनी एनर्जी जुड़ी हुई होगी, तो मैं ऐसे बताऊंगा। देख मैं एक एक को नहीं जोड़ सकता हूं। टोटल एनर्जी मेरे पास 100 जूल है, ऑक्सीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ऐसे एक एक्स में, एक वाई ट्रांसलेशन, एक जेड ट्रांसलेशन, एक वाई में रोटेशन और एक जेड में रोटेशन। 5 बराबर हिस्से आप कर दो 100 जूल के, तो 20 जूल जो है ना वो एक्स से एसोसिएट है। सही है क्या? इसे सवाल को दोबारा पूछता हूं। 100 जूल एनर्जी ऑक्सीजन गैस है। यदि मुझे कोई बोले टोटल एनर्जी ट्रांसलेशन से कितनी जुड़ी हुई है, तो मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है ट्रांसलेशन की, एक्स वाई और जेड 3। 5 आपको 100 जूल को 5 हिस्से आपने किए थे। 3 हिस्से कहां बेटा? ट्रांसलेशन में। 60 जूल कहां है? ट्रांसलेशन में। 40 जूल कहां बच्चों? रोटेशन में। बात समझ में आई क्या? एक नियम की फॉर्म में उसके समझाता हूं, बाद में एक टेबल बनाऊंगा सीपीसी पढ़ा के। बच्चों इसको अलग अलग फॉर्मूले बनेगा। पहले वाली स्टेटमेंट देखना बेटा, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। डेफिनेशन ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसकी डेफिनेशन को आपको लर्न में भी डालूंगा मैं। केटीजी में पहली चीज लिखेंगे पर लर्न वाली डेफिनेशन याद करनी है। फॉर्मूले में 10 बना दूंगा इसके, आप पहले वाला याद करना, डेफिनेशन फॉर्मूला अपना बन जाएगा। देखो कैसे, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एन आइडियल गैस, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एन आइडियल गैस पर यूनिट, सॉरी पर मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज। बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, अब इसको अब जानते हो टोटल एनर्जी मैंने इंटरनल एनर्जी में बात कर रहा हूं, फिर भी अभी मैं ई लिख रहा हूं। डेफिनेशन में ये बोला टोटल एनर्जी हो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और पर मॉलिक्यूल हो, इसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों, हाफ के इंटू टी। बच्चों आप जानते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, मतलब हाफ भी कांस्टेंट है। मुझे कोई तापमान पता है तो मैं बता दूंगा पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी है। सुनते हैं ना बच्चों? सवाल में मुझसे किसी ने पूछा टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ या एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ, मैं कैसे बताऊं? तो ई बाई एन यही रह गया, एफ बाई 2 के इंटू टी। सही लिखा गया बच्चों? इसको लिख भी रहा हूं बच्चों। यदि ऐसे पूछता है कोई आपसे एनर्जी पर मॉलिक्यूल या एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ, इसको बताने का ये तरीका होता, याद नहीं करना, ऊपर वाला याद है मैं वहां से पूछा है। यदि मुझे कोई बोलता बच्चों एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, या कोई मुझे बोल देता एनर्जी एसोसिएटेड विद एक्स डायरेक्शन बताना, तो मैं से बताता ई डिवाइड बाई एफ, यही रह गया एन बाई 2 के इंटू टी। बात समझ पाए बेटे आप? फॉर्मूला यही वाला है, उसी को मैंने मोल्ड किया है। आपको डाउट ऐसा मिलेगा सर कहीं तो आप केटी कर रहे हो कहीं आरटी, पता नहीं क्या कर रहे हो। यदि आपको ये याद किया ना फिर दिक्कत नहीं आएगा। ई बाई एफ बाई एन हाफ के टी है, एक मॉलिक्यूल बोला मैंने ई बाई एन पूछा तो बाकी उस साइड ले जाओ, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला तो ई बाई एफ रख लो बाकी वहां ले जाओ। यदि आपको बोला बच्चों टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी में ई यही रख लो बच्चों, एफ बाई 2 एन के इंटू टी। मेरे ख्याल से एन के टी वाली कहानी आप जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन में आ गई, ई बाई एफ बाई दिस एन आर टी। सही लिखा क्या? और भी लिख दूंगा बच्चों में एफ बाई 2 पी वी। और कितने फॉर्मूले बना लो, देख दो कितनी बात पकड़ पाए हो। यदि आपसे कोई बोला एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ, एक बात, एनर्जी ऑफ वन मोल बताओ दूसरी बात, दोनों एक ही चीज है कि सेम है। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ और एनर्जी ऑफ वन मोल बताओ, देखो कितना आसान चीज है। सर वन मॉलिक्यूल माने ई बाई कैपिटल एन, क्या आंसर है बच्चों? एफ बाई 2 के टी। एनर्जी ऑफ वन मोल बताओ तो ई बाई स्मॉल एन, आंसर क्या रहा? एफ बाई 2 आर टी। और सही है क्या? जो बच्चा अच्छे समझेगा उसे बोलना पता क्या बोले, कहीं भी आर टी कभी के टी क्या है,
अब सर एक ही बात है क्या, जबकि मैं समझा हूं पर मॉलिक्यूल वाला मैंने डिवाइड बाई एन लेना था इसलिए ऐसा बना है, पर मोल वाला तो डिवाइड बाई दिस एन आ गया। दोबारा बात सुनता हूं, मैं फॉर्मूला नया नया बना के दिखाता हूं। एनर्जी पर ग्राम बताओ, देखो बेटा अलग अलग सवाल मिलते हैं। एनर्जी पर ग्राम बताओ, देखो मैं कैसे बनाता, ई बाई एफ बाई एन हाफ के टी होता है सर। ई क्या था, एफ बाई टू एन के टी है तो एन आर टी कर लो सर। एन को लिख लो सर आप एम डिवाइड बाई मोलिक्यूल। बात समझ में आई आपको? मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा बेटा ई बाई एम, जो भी आना होगा। सही है क्या बच्चों? पीएमटी में तो इतना नहीं पूछता है, सिर्फ आपको मैंने डाउट क्लेरिफाई किया। आपको मॉड्यूल में दिक्कत आएंगी सर, मॉड्यूल में ऐसा कुछ होता है कि हाँ वहां देखना अलग अलग है, कहीं पर मोल है कभी कुछ है। अपने को बच्चों यदि पहली बात मैं तो उसमें करता हूँ बच्चों एग्री, ऊपर वाला आप लर्न करो, ये बच्चों फ्रंट पेज पे भी लिखना है। लेकिन फिर भी जो बच्चा बिल्कुल डूबा हुआ है तो पीएमटी में ये पूछते हैं। पीएमटी में आपको कोई एक याद करना था, एफ बाई टू एनआरटी है। सही है क्या? टोटल एनर्जी ऐसा होता है बच्चों, यदि कोई काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो फिक्स है 3/2 एनआरटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आपको सिंपल काइनेटिक एनर्जी बोला तो आपको ट्रांसलेशन वाली लेनी है। सही है क्या? दोबारा बात समझा रहे बेटा, आपको याद ये होगा तो बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, मजाक है। आप कुछ नहीं करना चाहो तो अब याद कर लेना F/2 एनआरटी, इससे भी काम बन जाएगा, वो भी बहुत अपने लिए। बना के देखो एक बार। अरे मैं बना नहीं रहा भाई, पर ग्राम का फॉर्मूला अलग है, पर मोल का अलग है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। बना दूं क्या? जरूरत नहीं, तुम डर जाओगे, ये याद करोगे तो अपने आप बन जाएगा। इसलिए बेटे मैंने आइडियल गैस इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म शुरुआत में लिखाई दी आपको, दो जगह यूज कर चुका उनका मैं। एक बार ग्राफ में कुछ भी उठपटांग दिया हुआ है, एक बार यहां हो गया। संडे को जो टेस्ट आएगा बेटा वही 10 बजे टाइम रखेंगे, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों वाला आएगा, आपको हिंदी वालों को भी देना है। पिछली बार आप में से कम बच्चों ने टेस्ट दिया है, वो हिंदी अंग्रेजी का दोनों का आएगा, उसके आंसर की भी लगवाऊंगा, ढंग के सिस्टम से इस बार बना देंगे, आंसर की आपको बंटवाई देंगे। उसमें कैलोरीमेट्री में नहीं दूंगा, पढ़ा दूंगा वो नहीं दूंगा, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स तक का मैं पोर्शन दूंगा, स्टार्टिंग से थर्मल पूरी। कैलोरीमेट्री नहीं, कैलोरीमेट्री इतना महत्व नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि शनिवार को पढ़ा पाएंगे तो आप रिवीजन फ्राइडे तक का करना। एक आसान सवाल, दूसरा भी आसान, तीसरा आप करोगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल वो आप करोगे। बना बच्चों आपने? बेटा आपने जब पहले कहीं पढ़ा होगा ना, किसी और सर ने पढ़ा हो तो आपने वहां 20 फार्मूले बना रखे होंगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि 20 फार्मूले चक्कर में नहीं पढ़ना, अब कंसेप्ट पे रहना, आपको ये याद करना है, इसके बाद जैसा बनाना हम बना लेंगे। सही है क्या? यदि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला क्या बन जाए F/2P, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, उसका एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मास डेंसिटी M/V, नंबर डेंसिटी N/V, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी E/V, F/2PV। देखते एक बार, रेस्ट नीचे चले एक लाइन लिख लो, नोट। बच्चे मैं बोलता हूं कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, हीलियम है और मान लो बच्चों ओजोन है, तापमान सेम है, यदि मैं बोलता हूं रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अरे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी क्या बराबर, कोई भी थी, एग्जाम में कंफ्यूज करता, वो अलग अलग गैस का नाम देके, फिर भी आंसर क्या आएगा 1:1। सही है क्या? लिखो बेटे एक बार, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल KE लिख लेना, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर for any gases is 1:1. At given temperature for any gases is 1:1. क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, 1 और 2 में कराऊंगा, बाकी आप करोगे, 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, what fraction of total energy, what fraction of total energy is associated with rotation, what fraction of total energy is associated with rotation in case of hydrogen at 27 degrees Celsius, in case of hydrogen at
2070 बच्चों 27 को अंडरलाइन करो बेटा, हाइड्रोजन को अंडरलाइन करो बेटा। 27 बोलने का लॉजिक में नॉर्मल टेम्परेचर है, हाइड्रोजन का मतलब बच्चों आपका आपके पास डाइएटॉमिक गैस है। डाइएटॉमिक में बच्चों आपको याद है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 5 होती थी, जिनमें से 3 आपकी ट्रांसलेशन और 2 बच्चों रोटेशन। सही है क्या सर? वो ये पूछ रहे थे कितना हिस्सा रोटेशन में है। टोटल एनर्जी यदि 1 है तो उसमें से कितना रोटेशन है आप जानते ही हो सर। F/2 nRT कर लो, F/2 nRT कर लो, ऊपर ये आपने कैंसिल किया, कितना बच जाए बच्चों? ऊपर रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, नीचे टोटल रोटेशन कितनी थी बच्चों आपके पास 2, और टोटली कितनी है बच्चों आपके 5। परसेंटेज पूछता तो इंटू 100 कर दे, 40% है सर। सही है क्या? कुछ भी एक बार ऐसे पूछ के देख रहा हूं बच्चों। सर कौन से तापमान को मैं हाई तापमान मानूंगा? बच्चे के मन में डाउट ये है सर कितने टेम्परेचर को मैं हाई टेम्परेचर मानूंगा? फिर मैं बोला वो अलग से मेंशन करेगा कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो ऐसे बोलेगा या लिखेगा इट वेरी हाई टेम्परेचर, अलग से मेंशन करे तो वाइब्रेशन लेना, नहीं तो नहीं लेना है। पूछ के देखता हूं एक बार आपसे मैं ऐसे ही बच्चों। ट्रांसलेशन से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन इन केस ऑफ ओजोन एट वेरी हाई टेम्परेचर? क्या आंसर बनेगा? कैसे सोचूंगा सर? वेरी हाई टेम्परेचर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? ओजोन 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 8। सही है क्या बच्चों? रोटेशन में उसकी ट्रांसलेशन में कितनी होती है? 3/8 आंसर आ गया। सही है क्या? ऐसे सरल सा सवाल है ये। बनाओ सवाल नंबर 2 बच्चों, पीएमटी में बार बार आया सवाल, बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया है ये बच्चों। रिपीटिव सवाल है, रिपीटेड है कई बार ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं ना, लेकिन बहुत बार आया। एक वो L1/L2 = α2/α, एक वाह वाला ये वाला कई बार आया। कई बार क्या मतलब होता है बच्चों, जो अलग अलग स्टेट पीएमटी अलग अलग एग्जाम थे, किसी न किसी एग्जाम में हर साल आता है। फाइंड आउट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम नियोन एट टेम्परेचर T। सामने लिखा बेटा फाइंड आउट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम नियोन। देखो बच्चों कैसा सर फॉर्मूला है कि यार F/2 nRT। बच्चों F/2 nRT से ये भी प्रूफ हो जाता है कि तापमान डिपेंडेंट एनर्जी, वही मैंने आपको लिखवाया भी था सर। एक डाइएटोमिक गैस है और एक मोनोएटोमिक गैस है, तापमान तो T दिया है, तो सर टोटल एनर्जी यदि लिखना तो बच्चों उसका सिंबल U होता है। इंटरनल एनर्जी को मैं अब सिंबल U लिखने लग जाऊंगा बच्चों। क्या बनेगा सर? F/2 nRT। एक बार आप लिख लो, किसके लिए लिखो? आप लिखो बच्चों हाइड्रोजन के लिए, प्लस फिर ले लो बेटा F/2 nRT, फिर किसके लिखेंगे बच्चों हम? नियोन के लिए। बात सही है क्या बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम डाइएटोमिक गैस कितनी थी? 5/2। मोल कितने बेटा? 4 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट क्या होता है? 2 R इंटू टी, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी नियोन की? 3/2। मोल देखना बच्चों सर 60 डिवाइड बाई 20, और ये कितना आ जाएगा? R इंटू टी। सही है क्या? अब कैंसिल करके देखते हैं एक बार। कैंसिल किया आपने सर ये 2 और ये 2 तो 4, ये 20 से कैंसिल किया, कितना हो गया बच्चों? 3 आ जाएगा बेटा 5RT प्लस 9RT डिवाइड बाई 2। आंसर सोल्व किया तो आ गया आपका 19RT डिवाइड बाई 2। सही है क्या? अरे सही है क्या? बनाओ शाबाश। एक अब तुम लोग करो ना, बहुत बार सवाल आया बेटा, जानबूझ के आपको अलग अलग, कोई डाइएटम दिया, कोई मोनोएटम में कुछ भी देता है, अलग अलग गैस, कोई आपको विद वाइब्रेशन बता देगा, कोई कुछ ऐसा। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ। फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ 16 ग्राम हीलियम। फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ 16 ग्राम हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। 16 है ना? 16 ग्राम हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। बनाओ। ये बेटा ऐसा सवाल है, एब्सोल्यूट सवाल, जैसे मैंने कल आपको पूछा तो VRMS निकाल दो। एब्सोल्यूट क्वेश्चन में आपको यूनिट का ध्यान रखना होता है।
जूल। 15 किलो इज द राइट आंसर। चैप्टर के लास्ट फेज में हम आ गए बेटे, जहां आपको सीपीसीवी से इंट्रोड्यूस में करा रहा हूं। सबसे पहले बेटे सी होता क्या उसको आपको समझा रहा हूं। अभी पहली बार चीजें आएंगी उसको आप देखने बना लिया होगा आप लोगों ने। यहां दो टिप्स होंगे बेटा, एक आप सुन सकते हो मोलर स्पेसिफिक हीट, केमिस्ट्री में सुना हो बेटा, ये दोबारा सुना रहा हूं। या इसी चीज को बोला जाता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। एक वर्ड यहां ये आएगा, एक आएगा बच्चों ग्राम स्पेसिफिक हीट। अच्छा सुन लेना बेटा, एक बार में वर्ड दिमाग में बैठ गया तो बहुत बढ़िया, वरना कंफ्यूजन रहेगा। दो वर्ड आपके सामने आएंगे बच्चों। स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिट से डिवाइड देना, मतलब एक चीज पर यूनिट करना। जैसे आपने बोला स्पेसिफिक, कोई भी चीज लगा हुआ तो उसका मतलब 1 होता है, डिवाइड बाई 1। देखो कैसा, यदि आपने बोला बच्चों स्पेसिफिक मतलब डिवाइड में मोलर 1 मोल, इसका मोलर का मतलब तो मोल है बेटा, स्पेसिफिक का मतलब ये 1 मोल की हीट है। पता नहीं क्या करने की है, लेकिन वो 1 मोल की हीट है। हीट कैपेसिटी और मोलर माने 1 मोल की हीट कैपेसिटी। दोबारा देखो सर, स्पेसिफिक माने 1 और ग्राम माने 1 आपका ग्राम, 1 ग्राम की हीट है। दोबारा सुनो, यदि आपने 1 मोल का तापमान 1 केल्विन बढ़ा दिया, बच्चों जान मुझे यूनिट आपका ऐसा लेने से केल्विन बोल रहा, अदरवाइज डेल्टा टी में डिग्री और केल्विन बात बराबर है। 1 मोल का तापमान आपने यदि 1 केल्विन यहां बढ़ा दिया, 1 केल्विन आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जितनी हीट लगी उसका नाम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी। दोबारा सुनो, यदि बच्चों आपने 1 ग्राम सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो जितनी हीट लगेगी बच्चों, जितनी हीट यहां आपको देनी पड़ी उसको बोलते हैं बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट। सही है क्या सर? यहां आपने पर 1 केल्विन लिखा हुआ, 1 डिग्री कोई फर्क है क्या? ना, स्टैंडर्डाइज यूनिटों में कैलोरीमेट्री में ग्राम पर डिग्री में लिखा जाता है, इसलिए मैंने डिग्री यहां ले लिया। ये केल्विन में तो इसलिए मैं केल्विन बना, दोनों बात बराबर है। डेल्टा टी में डिग्री और केल्विन में कोई फर्क होता नहीं है बच्चों। ऐसा लिखवाता हूं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये बड़ा सी लिखना बेटा, एन सी डेल्टा टी। तो बच्चों यहां सी आ जाएगा Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। इसकी यूनिट से पहचान होती है बेटा जूल हीट की पर मोल पर केल्विन। यहां मैं लिखूंगा बच्चों हीट इज इक्वल टू एम सी, छोटा सा है, डेल्टा टी। सी आएगा बच्चों एम डेल्टा टी, तो आपका कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बच्चों इसकी ऐसा यूनिट मैं ऐसे लिख सकता था, जूल पर केजी पर केल्विन। वो जानबूझ के इस फॉर्म में लिख रहा हूं, मुझे जहां जरूरत पड़ेगी कैलोरीमेट्री में इस फॉर्म में जरूरत पड़ेगी, उसका कन्वर्जन में कैलोरीमेट्री में सिखाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे लिख रहा हूं। बच्चों एक बार देखना, इसको मैं यहां बनाता हूं रिलेशन बिटवीन देम। सुनते रहना बेटा एक बार, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन देम, इनमें रिलेशन क्या होगा? आपने ऐसा लिखा सर, इसको कैपिटल सी क्यू एन डेल्टा टी, इसको ऐसा लिखते बेटा मैं, इनको डेल्टा टी ऐसा कैसा एम, और ऊपर चला गया मोलिक्यूलर वेट। और सही लिखा क्या बच्चों? मोल का आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? एन एम डिवाइड बाई मोलिक्यूलर वेट लिखा था हमने, तो ऐसा लिखा गया मोलिक्यूलर वेट इनटू स्मॉल सी। बात ये समझ में आई अपने को, जो कैपिटल सी और स्मॉल सी में रिलेशन है, कैपिटल सी और स्मॉल सी को आप देख के नहीं पहचान पाओगे, अभी मैं तरीका बता दूंगा, तो फिलहाल मैं नाम से बता सकता हूं सर। मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। सही है क्या? कहां से आया? यहां से आया बच्चों। इस एन को मैंने लिख दिया मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, और ये क्या बेटा, इस सारी चीज को यहां अलग करके क्या लिखा? सी ग्राम स्पेसिफिक मोलिकुलर वेट आपका एक्स्ट्रा बच गया। सही है क्या? पैरेलल आप लिखना, एक लाइन यहां लिखवाऊंगा, एक यहां, फिर आप बनाना यहां तक। थोड़ी देर में अच्छे से समझाता हूं क्या आपका ग्राम और क्या मोलर। पैरेलल आप नाम लिख लो एक बार, फिर आपको एक लाइन लिखाऊंगा, फिर आप बनाना। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यह उष्मा की वो मात्रा है ऐसे ना। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 केल्विन। बस, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 केल्विन। उसमें वह मात्रा बेटा जो 1 मोल गैस का तापमान 1 केल्विन से बढ़ा देती है। ऐसा अब ग्राम स्पेसिफिक में लिखो,
इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सेम आएगा बेटा ग्राम स्पेसिफिक में, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius, 1 gram substance by 1 degree Celsius। बच्चों ग्राम स्पेसिफिक को अंडरलाइन करो और 1 ग्राम को, मोलर स्पेसिफिक को अंडरलाइन करो और 1 मोल को करो। इसको मैं आपको कैलोरीमेट्री में दोबारा बताऊंगा, यहाँ तो मैंने ऐसे ही बताया सिर्फ कि मैं रिलेशन बनाना चाहता था मोलर स्पेसिफिक और ग्राम का, वो अलग से मैं डबल स्टार लाइन बना के लिखवाऊंगा अभी ऐसे बना लो एक बार। ग्राम स्पेसिफिक हीट को मैं अलग से आपको कैलोरीमेट्री में समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे से। सीपी सीवी से ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ केटीजी में आपको मैं थियोरिटिकली समझाऊंगा, यही चीज़ बच्चों मैं आपको थर्मोडायनामिक मैथमेटिकल प्रूफ कर दूंगा। आपको एक लाइन में थर्मोमेट्री में लिखवाई थी, जहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाता ना हीट देने के बावजूद सीवी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, लिखवाई थी बेटा मैंने। सीपी ग्रेटर देन सीवी करेक्ट है क्या? सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा है, रॉन्ग है। अब यहां थोड़ा पता चलेगा आपको, मैंने वहां क्यों बोला था आपको सीवी की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है। बना बच्चों आपने ये लाइन तो मैं दोबारा अच्छे से लिखवा रहा हूं, डबल स्टार पीएमटी बना के इस लाइन को अलग से लिखवा रहा हूं मैं, ऐसे हमने रिलेशन लिख लिया, इसके आगे मैं लिखवाता हूं। बच्चों ये आपकी इस चैप्टर की दूसरी डबल स्टार पीएमटी आ गई। एक लर्न आया बच्चों जो आपको अभी करवाया था मैंने, लर्न वाला पीछे देखो एक बार, ये जो मैक्सवेल वाला था लर्न करना बच्चों, ये आपकी दूसरी आ गई। ऐसे लिखना बच्चों अच्छे से, यदि मोलर, छोटा सी बड़ा सी नहीं बोल रहा बच्चों में, क्योंकि सी की कंस्ट्रक्शन देख पाना मुश्किल है बच्चों, कई बार स्मॉल और कैपिटल की जब बोल्ड कर देगा हमें दिक्कत आ जाएगी, हम नाम पढ़ रहे हैं बच्चों। मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा हो या मोलर हीट कैपेसिटी लिखा हो, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक, ये आपको याद रखना अच्छे से। ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब ये हुआ सर ग्राम वाली वैल्यू ज्यादा होती है और आपकी मोलर वाली आपकी ग्राम वाली वैल्यू कम होती है और मोलर वाली क्या होती है ज्यादा। सिर्फ एक दो जगह कम हो सकती है जहां वैल्यू 1 आ जाए मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा कुछ है नहीं। आपको बस ध्यान रखने के लिए बताना कि मोल ज्यादा होता है ऐसा, बस कि मल्टीप्लाई इस साइड होगा। देखो बच्चों छोटा सा मैं बता रहा हूँ वाई, आप अच्छे सुनना बेटा, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। बच्चों ऐसे तो मैं चाहूं तो सीधा लिख दूं, फिर आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बच्चों क्यों ज्यादा होता है। एक बार बात सुनिए अच्छे से बेटा, आपने दो चीजें मैंने पढ़ाई थी कि बच्चों फिक्स पिस्टन बोलते हैं वॉल्यूम वाले को, याद है क्या? फिक्स पिस्टन करने वाला हो बच्चों मैंने ऊपर से रोक रखा है, इसके अंदर बच्चों 1 मोल गैस है कोई भी, और मुझे तापमान 1 केल्विन में बढ़ाना। एक दूसरा संभावना ये मैंने बना लिया, ये पिस्टन है विदाउट फ्रिक्शन है, मूव कर सकता है ऊपर, संभावना जा सकता है ऊपर आए नीचे आए, इसकी मर्जी। दोनों में कैसा कैसा मौसम है देखो बच्चों, एक ही गैस अंदर है, दोनों में मान लो हाइड्रोजन है। पहली बात ये समझो, जब इसमें आपने हीट दी होगी, पहली बात ये समझो जब यहां हमने हीट दी ना बच्चों, तो हीट दी तो अब अच्छे बात सुना 2 मिनट यार बच्चों, मान लो 100 मॉलिक्यूल है अंदर, 1 2 3 4 ऐसे 100 मॉलिक्यूल है, उनका तापमान मान लो बच्चों 20 डिग्री है, आपने हीट दिया तो उस हीट से क्या होगा सर? हीट से की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 100 मॉलिक्यूल की। अरे कहाँ गई वो मॉलिक्यूल के पास गई, सब मॉलिक्यूल ने कुछ हीट लिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हल्का हल्का तापमान बढ़ गया होगा, फिर आपने हीट दिया, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फिर तापमान बढ़ गया होगा, धीरे धीरे आपने एनर्जी दी। मान लो बच्चों आपने बाहर से यहाँ पे 1000 जूल दिया और आपके सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 केल्विन बढ़ गया। क्या बच्चों इस हीट के पास सिवाय तापमान बढ़ाने कोई काम है ना, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, जैसे आप हीट देते हो एज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर धकेलना चाहता, क्या धकेल सकता है? नहीं, फिक्स पिस्टन कहीं नहीं जाएगा। तो सारी की सारी हीट यहाँ कहाँ गई बच्चों, जितनी हीट आपने सप्लाई की सारी गई बेटा इंटरनल एनर्जी में। इसको लिखवा दूंगा, थियोरेटिकल में लिखना, ऐसे बोलूंगा मैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई टू गैस इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। जितनी हीट आपने दी सारी की सारी गैस के पास गई, सारे के सारे का तापमान बढ़ गया। एक बात ये समझ में आ गई सर, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का 1 केल्विन बढ़ाना तो 1000 जूल लगेगी, ये समझ में आ गई। यही मैथ लगा के मैंने यहां से हीट देना शुरू किया। जैसे थोड़ी सी आपने हीट दी ना बेटा, सर आपने बोला प्रेशर बढ़ गया, अरे पहले तो पिस्टन रुका हुआ था, जैसे पिस्टन का मास mg, प्रेशर p इंटू ए, दोनों बैलेंस थे तभी तो रुका, मैंने कहीं रोका तो मैंने पकड़ थोड़ी रखा उसको। अरे पिस्टन वहां रुका हुआ तो कैसे रुका होगा सर? पिस्टन mg ये p इंटू ए, मान लो ये 100 है mg, तो p इंटू ए ने भी 100 लगा तब रुका हुआ, ऐसे खड़ा आराम से।
थोड़ी सी हीट दी, प्रेशर इंक्रीज, सर P इंटू ए की वैल्यू हो गई 101, 101, mg की वैल्यू कितनी बेटा 100, अरे फिक्स है ना वो तो, P इंटू ए बढ़ गया तो अब क्या करेगा, नेट फोर्स कहाँ हो गई ऊपर, पिस्टन खस खस फिर रुक गया जहां बराबर हो गया, फिर हीट दिया, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर पिस्टन ऊपर। अरे समझे क्या, पिस्टन कब तक मूव करेगा जब तक आपका फिर से पहले वाला प्रेशर ना हो जाए, फिर से P इंटू ए की वैल्यू mg के बराबर ना हो जाए। इसलिए मैंने बोला था बेटा मूविंग पिस्टन विदाउट फ्रिक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर। अगली बात ये समझ में आई, सर ये पिस्टन थोड़ा बहुत ऊपर खसका होगा, अरे सही है क्या, क्योंकि mg से ज्यादा वैल्यू हो गई। तो मैं तो ये जानता हूं सर आपको 1000 जूल तो यहां देनी है, तभी तो आपका 1 डिग्री 1 केल्विन बढ़ेगा, क्योंकि 1000 में देख चुका हूं गैस वही है, 1 केल्विन आपको बढ़ाना है। सर मैं बाहर से कितनी सप्लाई करूं, बाहर से आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि आपकी यहाँ हीट जो है ना बेटे दो चीज में कन्वर्ट हुई, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पिस्टन भी ऊपर गया है। इंटरनल एनर्जी में तो आपकी वैल्यू फिक्स है, मुझे 1000 चाहिए तभी तापमान बढ़ेगा, 1000 तो यहाँ गया नहीं कुछ ऊपर भी गई। लिटिल भाषा में समझाता दोबारा, अब मैं आपको ये समझाया अब तक, ऊपर ये फिक्स सदिश का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन जब आपका ये है ना बेटा टेम्परेचर बढ़ते ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते ही ऊपर जाने लग जाता है क्योंकि नेट फोर्स ज्यादा हो गई है, ये कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये समझाया। दूसरी बात में फिर आ गया बच्चों, जब सारी की सारी सीपी में CV में पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मान लो 1 केल्विन बढ़ाने में 1000 जूल लगता था, 1000 जूल दिया, 1 केल्विन बढ़ गया और मैं आराम से ऐसे खड़ा हो गया। दोबारा फिर देखा सीपी में क्या हुआ, सर देखो मुझे देना तो 1000 है, मुझे गैस को तो 1000 देना ही पड़ेगा, मैं 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं, सर बाहर से क्या सप्लाई करूं, मैं तो चाहता हूं 1000 दूं, लेकिन मैंने 1000 दिया, अरे कुछ एनर्जी तो यहां खराब होगी ना ऊपर खसकने में, समझे क्या, कुछ काम करना पड़ा उसको। जब मैं बाहर से 1200 दिया ना बेटा, तब 1000 यहां गया, वो कुछ ऊपर गया, तो मतलब मुझे बाहर से क्या करना पड़ा, 1 केल्विन हीट आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ी। अरे वही तो मैं बोला, जब आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वॉल्यूम से प्रेशर में ज्यादा हीट लगती है, सही है क्या, अंग्रेजी की लाइन बोलता हूं बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ओनली, वेयर एज एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन, सही है क्या, इसे कुछ ज्यादा वैल्यू देनी पड़ती है। दो बार सोचवाता हूं, ये बात पकड़ में आई आपको, दो बार इस बात को उल्टा सोचते हैं। यदि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता बच्चों कि मैं बाहर से हीट देने लगता, पिस्टन नीचे आने लग जाता, नीचे आने लग जाता तो मतलब प्रेशर कुछ तो पिस्टन बढ़ा रहा है, कुछ मैं बढ़ा रहा हूं, तो मतलब आपको 1000 जूल यहां गैस बनाने के लिए कुछ तो पिस्टन नीचे आ जाता, 200 बाहर से कितना देना पड़ता, सिर्फ 800। वही मैंने बोला था, यदि कुछ ऐसा हो जाए ना बेटा, आप हीट दो और वॉल्यूम कम होने लग जाए, वर्क नेगेटिव होने लग जाए, तो वहां CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, समझे क्या, जब आप हीट दोगे और वर्क पॉजिटिव होगा तो CP ज्यादा है, जब आप हीट दोगे और वर्क नेगेटिव होगा तो बच्चों वहां पे CV ज्यादा। वो लिखवाऊंगा मैं, ये लिख लो बच्चों यहां तक, एक लाइन नीचे लिखवाता हूं, इसकी टेंशन नहीं रहनी बच्चों, ये मेरी आदत है, ऐसे मैं कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूं, क्या मुझे याद क्या करना हो मैं नोट में लिखवा दूंगा, जो आपको सीधा समझा दूंगा मैं। और मैंने आपको कल भी बताया, कुछ बच्चा अपने पास अच्छा भी होता है जो मुझे ऐसा बोल सकता था, मतलब 180 ले गया था, आपने क्यों नहीं बताया, ये 150-60 एक की से छूट भी जाए कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर ऐसा होना चाहिए कि CP ग्रेटर देन CV है, ये मिसकंसेप्ट है। मैं कंडीशनल बता सकता हूँ कि CV भी ज्यादा होता है यदि आपका वॉल्यूम कम हो तो। ये डायग्राम बना लो, मैं 2 लाइन नीचे लिखवाता हूँ, आप सीधा ऐसे लिख लेना बस इतना, 1000 दिया तो हीट इज इक्वल टू डेल्टा U, है ना, यहाँ आपने 1000 दिया तो 200 ऊपर भी जाएगा, तो 1200 इज इक्वल टू 1000 प्लस, ऐसे लिख लो बस। 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, बच्चों ऐसे मैं हिंदी वाले को लेकर पहले मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, आपको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नियत आयतन पर जब उष्मा दी जाती है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगी, जबकि नियत दाब पे आप दोगे तो आंतरिक ऊर्जा और कार्य में दोनों में जाएगा, सही है क्या, उसमें लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी whereas at constant volume, sorry, at constant pressure, whereas at constant pressure heat will be converted into internal energy as well as
internal energy as well as work done, therefore Cp is greater than Cv। बच्चों जो आपको ध्यान देना बेटा उसको मैं एक अलग फॉर्म में भी बना दिया हूं। यदि बच्चों कंप्रेशन हो हीट सप्लाई करने के बाद, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम नेगेटिव होता है बेटा, वर्क आपका नेगेटिव आए, वहां पे Cv ग्रेटर देन Cp है बच्चों। नॉर्मली हर गैस में ऊपर Cp ग्रेटर देन Cv होता है बच्चों, ये वैक्स में होता है और बच्चों ये वाटर में होता है 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये इसके एग्जाम्पल हो, बाकी सब में वैलिड। आपको ये ध्यान होना चाहिए पहले वाली कहानी आए ना आए, यहाँ से अपना काम बन जाएगा। तो मैंने पूरे टॉपिक को डबल स्टार पीएमटी केटीजे में नहीं लगाया, मैं लगा रहा हूँ। मेरे रिलेशन आप अच्छे सुनना, उसको मैं जिस फॉर्म में बोल रहा हूँ इसी फॉर्म में आप याद करना है। बना लिया बेटा आपने? तो इस चैप्टर का मैं पहला डबल स्टार टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ मेयर्स रिलेशन, और सबसे सरल है बच्चा पूरे चैप्टर में। मेयर्स रिलेशन में आपको ध्यान ही एक चीज का देना है, सर Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल R होते हैं। बस कब होंगे? जब Cp और Cv का नाम होगा मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी, तब तो डिफरेंस होगा बेटा कैपिटल R के बराबर। लेकिन ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, मोलिकुलर वेट इनटू Cp माइनस Cv इक्वल टू R, अरे ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यदि Cp माइनस Cv R डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट है, जो हमने स्मॉल r बोला था उसको क्या बोलेंगे? ग्राम स्पेसिफिक। तो आप यहां से सिर्फ एक बात ध्यान दोगे, सर Cp और Cv का डिफरेंस कैपिटल आ रहा है यदि उसका नाम मोलर लिखा हुआ है। बोला ना डिफरेंस, यदि Cp एंड Cv और मोलर गैस आपकी मोलर आपका स्पेसिफिक हीट कैपिटल R के बराबर है। ये रिलेशन आपको लिखवा चुका बेटा मैं। मोलर कैसा लिखा जा सकता है? मोलिकुलर वेट इनटू ग्राम स्पेसिफिक। Cp माइनस Cv का डिफरेंस कैपिटल R के बराबर, तो मोलर लिखा होगा। Cp माइनस Cv का डिफरेंस R डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट है, तो ग्राम स्पेसिफिक मेंशन किया होगा। बच्चों Cv को F/2R लिखा जाता है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2, तो Cp हो जाएगा 1 प्लस F/2 इंटू R, और गामा हो जाएगा बच्चों डिवाइड करके Cp बाई Cv गामा होता है 1 प्लस 2 बाई F। इस फॉर्म में आपको Cp और Cv याद करने हैं। इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है बच्चों, देखो आसान भी है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, आप डिवाइड बाई Cv कर दो हर जगह, डिवाइड बाई Cv डिवाइड बाई Cv डिवाइड बाई Cv, ऐसा हो जाएगा गामा माइनस 1 R डिवाइड बाई Cv। Cv की वैल्यू हो जाएगी R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। सही है क्या? पीएमटी में पूछ चुका है। Cp पूछा क्या होता है? Cp बाई Cv गामा, तो गामा इंटू Cv गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये पीएमटी में आ चुका, ये नहीं। इस फॉर्म में आपको याद करना Cp Cv, इस फॉर्म में नहीं करना है। Cv होता है F/2R, तो आपको Cv पता चल गया ना बेटा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये अपने आप बन जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। Cv से ध्यान देना, F/2R कहाँ से आया? जहां से मैं अभी आपको समझा रहा था वहां से आपको समझा रहा बेटा, जितनी भी हीट है पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT, तो F/2 nRT इक्वल टू आ जाएगा NCVT, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको आपको याद करना, लेकिन उस चक्कर में डाल के बस इसको आपको याद करना है बस, उसके अलावा अपने आप बन जाएगा। ये समझो ना फटाफट क्या कर दिया, Cv से डिवाइड Cv से डिवाइड Cv से, Cp बाई Cv गामा लिखा, Cv बाई Cv 1R, ये पीएमटी में पूछा जा चुका है। गामा क्या होता है बेटा? Cp बाई Cv, तो Cp की वैल्यू हो जाएगी गामा टाइम्स ऑफ Cv, वही पुट किया बस। वो याद ही नहीं करना, आप बना लोगे अपने आप, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसके मैं 2-4 सवाल कराता हूँ, आपको अंदाजा लगाया क्या ये ग्राम क्या मोलर में लिखा है। 2 सवाल से कराऊंगा, 2 मैं Cp Cv फॉर्मूला याद करने वाले कराऊंगा, 4 एक सवाल यहाँ कराऊंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा बच्चों। बना बच्चों आपने? एक ही मैं से मजा क्या लहजे करा रहा हूँ, मैं आपको Cp Cv की एक्चुअली वैल्यू लिखना चाहता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, अलग मोनो डाई एटॉमिक ट्राई, आपको याद करना नहीं है, ऐसे में लिख रहा हूँ ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली जब गामा रट्टा मारते हैं 7/5 5, वो कहाँ से आया वो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, वो यहाँ से ही बन जाएगा बेटा, अपने कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़ा चेंज होते हैं आंसर गलत हो जाएगा अदरवाइज। देखना आप एक बार, फाइंड Cv, Cp एंड गामा फॉर ए डाई एटॉमिक गैस, फाइंड Cv, Cp एंड गामा फॉर ए डाई एटॉमिक गैस, Cv, Cp एंड गामा फॉर डाई एटॉमिक। बच्चों एक पहला सवाल मैं से कर रहा हूँ टेबल बनाने के लिए। बच्चों डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी? 5। बच्चों सर वाइब्रेशन नहीं लेना करना, जब तक मेंशन नहीं, जब तक नहीं लेना है ना। Cv क्या था बच्चों?
F/2 इंटू आर, तो आंसर आ गया सर 5/2 इंटू आर। फिर CP क्या था सर? सर ये था आपका, चाहो तो आप CV से जोड़ लो सीधा, या फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से ही आदत रखो। 1 + 5/2 इंटू आर, आंसर क्या जाएगा बच्चों? 7/2 आर। गामा क्या था बेटा? CP/CV, दैट इज 7/5। बच्चों सीधा टेबल बना रहा हूं मैं आपको। यहाँ लिखा बच्चों मैंने गैस, यहाँ लिखा बच्चों उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ लिखा बच्चों CV की वैल्यू, यहाँ CP और यहाँ गामा। सही है क्या बच्चों? आपको मैं सिंपल आसान मोनो एटॉमिक गैस, यहाँ बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा बेटे डाई एटॉमिक। अरे मोनो का मतलब आगे मोनो एटॉमिक भी लिखा हुआ है ना। यहाँ लिखा बच्चों पॉली, बच्चों मैं ट्राई एटॉमिक नहीं बोल रहा बेटा, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक की दो संभावनाएं बच्चों, एक आएगी आपकी लीनियर यहाँ, और एक आएगी बच्चों यही नॉन लीनियर। सही है क्या? वो पॉली एटॉमिक की ही लिख रहा हूं मैं। देखना कितनी जल्दी आप बता पाओगे, आपको याद है तो। सर मोनो एटॉमिक कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, डाई की 5, इसकी 5, ये कितना था बच्चों? 6। सर CV कितना आ जाएगा? 3/2। अरे F/2 तो करना यार, 5/2 आर, 5/2 आर, और बच्चों आपका आ गया 6/2 आर। फिर सोल्व किया सर ये 5/2, अरे आर जोड़ना इसमें, 7/2 आर, फिर ये 7/2 आर, और ये आ गया फिर आपका 8/2 आर। बच्चों सोल्व किया 5/3, अरे यही तो आपने लिखा था 7/5, 7/5, 4/3। ये आपने याद करा हुआ, एक्चुअली ऐसे बन जाता है फटाक से। बच्चों एक बात और याद आपको, मैंने लिखा था सर RAM, RMS सबसे ज्यादा, फिर एवरेज, फिर सबसे कम साउंड। अरे साउंड में सबसे कम माना था ना, साउंड से पहले मोस्ट प्रोबेबल √2 था। आप देख लो बेटे 2 से सारी वैल्यू कम है, गामा की वैल्यू 2 से कम है। सही लिखा था हमने वो भी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं करूंगा बच्चों। ये आप चाहो तो बच्चों जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको काम आती है, फिजिक्स में भी आती है। एक सवाल मैं आपको कराता हूँ बेटा, जहां आपको मैं नेचर ऑफ गैस पूछता हूँ कि मोनो होगी डाई है, ऐसे ऑप्शन आते हैं कई बार बेटा। नेचर ऑफ गैस में मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मिक्सचर ऑफ मोनो एंड डाई, मिक्सचर ऑफ फलाना धका, समझे क्या? ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं कि मोनो, डाई और पॉली की बजाय ऐसे ऑप्शन आ गया। नेचर ऑफ विच ऑफ द दिस रिलेशन इज करेक्ट फॉर ऑक्सीजन, हीलियम और CO2, इस टाइप से कुछ भी अलग अलग ऑप्शन उस फॉर्म में पूछ सकता हो। या ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, मिक्सचर ऑफ आपका ओजोन एंड हाइड्रोजन, कुछ भी ऐसे ऑप्शन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन में कराता हूं मैं आपको, देखते कैसा आंसर होता है, उसके हिसाब से समझाता हूं बच्चों। में स्टार नहीं लगा ना, क्वेश्चन अच्छा है बना आपने। फाइंड आउट एटोमिसिटी ऑफ गैस। बच्चों एटोमिसिटी बोले वो नेचर बोले एक ही बात है। फाइंड आउट एटोमिसिटी ऑफ गैस इफ R डिवाइड बाई CP इज 0.4। ऐसा आपको दे दिया बेटा कुछ भी, R डिवाइड बाई CP इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों कैसे करूंगा मैं बेटे, सवाल को पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। एटोमिसिटी ना दे कैसे ऑप्शन दे देता, बताना किसके लिए करेक्ट है ये? हाइड्रोजन के लिए है क्या, हीलियम के लिए है, या आपका मिक्सचर है हीलियम एंड हाइड्रोजन का, या आपका मिक्सचर है हाइड्रोजन का और ओजोन का। सर मैं कैसे आंसर दूंगा? इन ऑप्शन में छाट रहा हूं तो मैं कैसे छांटता? या बेटा बोल देता हूँ एक डाई एटॉमिक है, मोनो है, मिक्सचर ऑफ मोनो एंड डाई है, या पोली, ऐसे वो कुछ भी पूछता है। तो बच्चों यदि, और देखो मैं कैसे सोल्व करता बेटा इसको। यदि अपने पास ये आंसर देना तो मेरे पास आंसर होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का 5। बात सुनते रहे ना बेटा। यदि मुझे ये आंसर देना था बेटा, मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए कितना? 3। मुझे ये आंसर देना क्या होना चाहिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर ये होना चाहिए आपका 3 से 5 के बीच में कुछ भी, सुनते रहना। यदि ये मुझे आंसर देना तो कितना आंसर होना चाहिए बेटा? 5 से 6 के बीच में कुछ भी। बात समझे हो? बात समझे बेटा? और अच्छे सुनो। सर यदि मैं सोल्व करूं, सुनते रहना, यदि मैं सोल्व करूं आंसर आ गया 5.8, आंसर आ गया 5.8। ऑप्शन तो ये है सर, बात समझ में आई? 5.8 किसके नजदीक है बच्चों? 6 के। किसकी ज्यादा वैल्यू होगी? किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन, आपकी ओजोन की। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों? ओजोन की, ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। बात समझ में बेटा? करेक्ट वैल्यू आई तो बहुत अच्छा है। 3 के पाई के बीच में 3.2 आया तो सर मोनो एटॉमिक की वैल्यू ज्यादा है। यदि आपका 4.8 आया तो किसकी ज्यादा बच्चों? हाइड्रोजन की। अब उसे एनालिसिस कर सकते हो। मिक्सर के ऑप्शन में सवाल पूछता है, देखो कैसा करूंगा मैं। सर R CP की वैल्यू क्या थी बेटा? सर 1 + F/2 R इज इक्वल टू, बच्चों पॉइंट की फॉर्म में तो आप लिखेंगे ही नहीं, 0.4 को
इस फॉर्म में हमने लिखा, देखो कैसा, आर से आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 4 प्लस 2f इक्वल टू 10, 2f इक्वल टू 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई बच्चों? अपना तो आंसर आ जाएगा मोनोएटॉमिक। अरे बात समझे क्या? एटोमिसिटी इज 3 और दिस गैस इज मोनोएटॉमिक। ये मैंने ऐसे ही लिखा बच्चों ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन को कैसे टिक करना है। क्योंकि बच्चा जैसे मिक्सिंग का सवाल आता है ना कि इज इट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, समझे क्या? बेटर लगता सर मिक्सर में कैसे बता पाऊंगा। एक्चुअली आपको निकालना बहुत आसान है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए मैंने वहां रेंज भी लिख दी सामने, उसी पर मैं पूरा नोट करूँ। बस दोबारा सुनो बच्चों, बेटा कई बार जैसे मैंने सोल्व किया यहाँ आंसर आ जाता मेरे पास 4.8 ऐसे आ जाता। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 4.8 नहीं पढ़ा, लेकिन आप ऑप्शन देखो बेटा 4.8 किसके बीच में? 3 और 5 के बीच में है इन ऑप्शनों के हिसाब से, 3 और 5 के बीच में है। 3 किसका होता है? मोनोएटॉमिक, 5 किसका? डाईएटॉमिक। तो मिक्सचर है सर ये मोनो का डाई का, ऑप्शन मिलेगा वहाँ मिक्सचर ऑफ दिस ऐसा। इसलिए बेटा रेंज लिख दिया मैंने सामने कि देखो 5 आएगा तो मैं ये कहूँगा, 3 आएगा तो ये बोलूँगा, 3 से 5 आएगा, ऐसे जानबूझ के लिखा मैंने, वो क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा मिले आपको। अरे टॉपिक तुम पढ़ चुके हो एक्चुअली, ऐसे आप लोग पढ़े हुए हो, तो मैंने करवाया भी हुआ है। आप जब क्लास में करते हैं बेटा आप ऐसे नहीं करते हैं कि सर ये आ गया फिर क्या करेंगे, हम यहाँ तक तो कर देंगे, उसके आगे वाली कहानी नहीं जानती। सवाल पूछे अगर मैं कैसे सोल्व करूँगा,